ओके, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था डीसी मशीन्स एंड ट्रांसफार्मर्स, और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि डीसी मशीन्स एंड ट्रांसफार्मर्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सबसे बेहतरीन पेपर है। ठीक है, सबसे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पेपर्स में से एक है, और एक तरह से हम लोग देखें तो सबसे बेहतरीन पेपर है, क्योंकि यहाँ से आपके लिए फॉर्मली रोटेटिंग मशीन स्टार्ट हो जाता है, और रोटेटिंग मशीन से बहुत सारी चीज़ें हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में करते हैं। रोटेटिंग मशीन एक बेस है जिसके बेसिस पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन और इवन यूटिलाइजेशन से जुड़ी हुई चीज़ें हम लोग रोटरी मशीन से, रोटेटिंग मशीन से कर पाते हैं। ठीक है, आगे चल के हम लोग डिटेल्स देखेंगे इन रोटरी मशीन्स का। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हम लोग डीसी मशीन्स एंड ट्रांसफार्मर्स के, तो स्टार्टिंग में होता क्या है, आपके सिलेबस में सीधे सिंपल लूप जनरेटर से दिया हुआ है, लेकिन जाहिर है सिंपल लूप जनरेटर से पहले हमें कुछ बेसिक्स को लेके चलना होता है। ठीक है, ऐसे कुछ बेसिक्स जिनको हम लोगों ने पिछले क्लासेस में भी कवर किया है। जाहिर है ईसीएन के क्लासेस में भी बहुत सारा बेसिक्स हम लोग लेके चले हैं, और मेरे ख्याल से वहाँ भी आपको सिंपल लूप जनरेटर का कंसेप्ट बताए थे, ध्यान में है? सिंपल लूप जनरेटर का कंसेप्ट बेसिक्स क्लासेस में भी, इवन ईसीएन में भी आप लोगों को बताए थे कि कैसे एक रेक्टेंगुलर कॉइल हम लोग बना देते हैं, ABCD उसका नाम दे देते हैं, और कैसे परमानेंट मैग्नेट के अंदर या इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड में उस कॉइल को हम लोग रोटेट कराते हैं, और रोटेट करने से वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से वहाँ उस कॉइल में EMF इंड्यूस हुआ, और जो EMF इंड्यूस हुआ ना, वो भी अल्टरनेटिंग साइनोसॉइडल नेचर का था। ये पिछले क्लासेस में हम लोग कवर कर चुके हैं, याद है किसी को? ईसीएन में भी बेसिक्स में आपको बता चुके हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बेसिक्स में ये चीज़ें ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, ध्यान में है? ठीक है, तो हम लोग उन चीज़ों को एक बार और रिव्यू करते चलेंगे। रिव्यू में इसके पहले हम लोगों ने देखा पिछले क्लासेस में रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो इसके पिछले क्लासेस में हमने कवर किया था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हम लोग कवर कर चुके थे। वहाँ हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से एक्सीडेंटली वो एक्सपेरिमेंट सर माइकल फैराडे ने किया था, लेकिन माइकल फैराडे को इतना ज़रूर समझ में आता था कि कोई ना कोई बेहतरीन चीज़ है जिसके वजह से हम लोग एक फेनोमेनन जो हम लोग देखते थे, जो सबसे पहले सर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने देखा था। सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन सर ने क्या देखा था, कौन से फेनोमेनन को? सर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने वो पतंग उड़ाकर उसका एक्सपेरिमेंट किया था, और उन्होंने थ्रेड के साथ, सिल्क थ्रेड के साथ उन्होंने की को रखा था, मेटालिक की को, और उन्होंने फील किया कि जब भी लाइटनिंग स्ट्राइक होता है तो समथिंग लाइक करंट जैसा कुछ एक्सपीरियंस होता है अगर वो चाबी को टच करते हैं तो। ठीक है, उसके बाद सर ओवरस्टेड ने क्या फील किया था? सर ओवरस्टेड ने क्या वॉच किया था? क्या प्रपोज किया था सर ओवरस्टेड ने? यस, सबसे पहले सर ओवरस्टेड ने इस चीज को वॉच किया था और अपनी थ्योरी को प्रपोज किया था। उन्होंने बताया था कि जब भी किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिकल करंट या इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा, उस कंडक्टर के चारों ओर सराउंडिंग स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड स्टैब्लिश हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें सर ओवरस्टेड ने सबसे पहले फील किया और प्रपोज किया अपनी थ्योरी को। तो ये चीज़ें स्टार्टिंग में सबको पता था कि जब भी कहीं भी किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा तो एक एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड उसके सराउंडिंग स्पेस में स्टैब्लिश हो जाएगा। लेकिन इसका कन्वर्स जो है ना, यानी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिज्म क्रिएट हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो की वजह से मैग्नेटिज्म क्रिएट हो रहा है, तो इसका कन्वर्स भी पॉसिबल है। ये आइडिया सबसे पहले सर माइकल फैराडे को आया था। उन्होंने सोचा कि अगर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो सकता है तो मैग्नेटिक फील्ड का यूटिलाइजेशन करके कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ये आइडिया सबसे पहले सर माइकल फैराडे को समझ में आ गया था, लेकिन कैसे करें ये उन्हें नहीं पता था। और यही पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कैसे एक्सीडेंटली उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया, और इस एक्सपेरिमेंट को करने से उन्होंने अपने बेहतरीन कंसेप्ट को प्रपोज किया, एक बेहतरीन थ्योरी को प्रपोज किया, और उस थ्योरी को आज हम लोग, उस रूल को आज हम लोग फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से जानते हैं। और इसी से सारे जनरेटर्स और सारे मोटर्स के वर्किंग का प्रिंसिपल और वर्किंग का बेस हमें पता चला, जिसके बेसिस पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ग्रेजुअल डेवलपमेंट होता चला गया। गॉट दैट? ठीक है, तो पिछले बार हम लोग ये सारी चीजें देख चुके हैं, सर माइकल फैराडे का एक्सपेरिमेंट देख चुके हैं, और फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को देख चुके हैं। उसके अंदर आने वाले दोनों लॉज को हम लोग देख चुके हैं। कौन कौन सा दोनों लॉज था, कोई बता दीजिए, अपने शब्दों में समझा दीजिए कोई। सर माइकल फैराडे के दोनों लॉ कौन कौन से हैं? नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करने से सिर्फ नहीं है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज का चेंज होगा।
विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ये हमेशा ध्यान में रखिए, सिर्फ लिंक करने से कभी भी वहां ईएमएफ नहीं इंड्यूस होगा। जैसे अगर उसी एग्जाम्पल में वही एक्सपेरिमेंट को हम लोग फिर से लेके चलें, यहां पे परमानेंट मैग्नेट को हमने रख दिया, परमानेंट मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, परमानेंट मैग्नेट का साउथ पोल है, और यहां पर एक कॉइल को हमने प्लेस कर दिया। यहां पे हमने गैल्वेनोमीटर, सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर को हमने यहां पे लगा दिया, ठीक है, सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर को हमने लगा दिया। अभी क्या है, अभी भी इसका मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहां पे इस तरह से बना हुआ है। डायरेक्शन क्या होगा इसका, तो इस तरह नॉर्थ से निकलता हुआ, इस तरह नॉर्थ से निकलता हुआ, और अल्टीमेटली इस तरह डिफरेंट सर्कल्स में डिफरेंट क्लोज पाथ में इस तरह होता हुआ, फिर अंदर से होता हुआ साउथ टू नॉर्थ, मैग्नेट के अंदर होता हुआ इस तरह साउथ टू नॉर्थ। गॉट दैट? तो मैग्नेटिक फ्लक्स अभी दोनों रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट किया इस मैग्नेट ने, और मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक भी कर रहा है कॉइल से, लेकिन कोई ईएमएफ नहीं इंड्यूस होगा। ध्यान रखना, इस केस में दोनों रेस्ट में है। आपके परमानेंट मैग्नेट ने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दिया, इसके मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस यानी मैग्नेटिक फ्लक्स के लाइंस कनेक्ट है, यानी फ्लक्स लिंकेज है इस कॉइल से, लेकिन कोई ईएमएफ नहीं इंड्यूस होगा। ईएमएफ कब इंड्यूस होगा, जब चेंज इन फ्लक्स लिंकेज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये दिमाग में बैठा लेना है, जब तक कोई चेंज नहीं हो रहा है, जब तक दोनों रेस्ट में है, फ्लक्स लिंक तो कर गया लेकिन फ्लक्स लिंकेज का कोई वेरिएशन नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कोई भी ईएमएफ नहीं इंड्यूस होगा। गॉट दैट? ठीक है, अब बताइए फर्स्ट लॉ कोई बताइए। हाँ, ठीक से देखो, ऐसे ही लिखाए थे, जो लिखाए थे उसको ध्यान से देखिए। क्या लिखाए थे आपको? व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट चेंजेस, व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट चेंजेस, चेंजेस को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में डालिए, चेंजेस को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में डालिए। चेंज यहां सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर फ्लक्स लिंकेज का बदलाव नहीं होगा टाइम के रेस्पेक्ट में, कोई ईएमएफ नहीं इंड्यूस होगा। जैसे ही फ्लक्स के लिंकेज में वेरिएशन होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, तभी और सिर्फ तभी ईएमएफ इंड्यूस होगा। व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल या लिंक्ड विद द सर्किट चेंजेस एंड ईएमएफ इज ऑलवेज इंड्यूस्ड इन इट। ठीक है, दूसरे शब्दों में भी लिखाए थे कि व्हेनेवर अ कंडक्टर कट्स मैग्नेटिक फ्लक्स एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। गॉट दैट? तो हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी एक कॉइल के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा है और टाइम के साथ इस मैग्नेटिक फ्लक्स के लिंकेज में वेरिएशन हो रहा है, हमेशा उस कॉइल के अंदर, उस सर्किट के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। गॉट दैट? ठीक है, और इसके बाद आपको बताए थे कि दूसरा लॉ इसी लॉ का डिटेल्ड फॉर्म है, मैथमेटिकल एनालिसिस है। पहला लॉ से हमें पता चलता है कि जब भी किसी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स के लिंकेज का वेरिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, और कितना इंड्यूस होगा यही दूसरा लॉ बताता है। ठीक है, बताइए कोई दूसरा लॉ। इज इक्वल टू, यस, इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। यानी इफेक्टिवली ये लॉ एक ही है, लेकिन है क्या कि पहला लॉ बताता है कि जब भी किसी कॉइल से लिंक हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा, उस कॉइल के अंदर, उस सर्किट के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, और दूसरा लॉ बताता है कि कितना इंड्यूस होगा, तो जो इंड्यूस होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज के बराबर होगा। और तभी हमने दो केस कंसिडर किया था कि सपोज दैट केस 1 में ये कॉइल है, तो जाहिर है कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स, एक बार कॉइल बन गया तो नंबर ऑफ टर्न्स तो फिक्स है, उसमें तो कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है। तो सपोज दैट दिस कॉइल इज हैविंग n नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, और इसको हम लोग मूव करा रहे हैं, जाहिर है इसको या इसको किसी एक को मूव कराएंगे या दोनों को मूव कराएंगे, तभी तो फ्लक्स लिंकेज का वेरिएशन होगा। अगर दोनों रेस्ट में है ना, तो फ्लक्स लिंकेज तो हो रहा है, लेकिन लिंकेज का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है। इतना फ्लक्स बना और इतना ही लिंक है, कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, किसी एक को भी अगर मूव करा देंगे, इसको अगर मूव कराएंगे, तो जाहिर है कॉइल के साथ ये फ्लक्स लिंकेज चेंज होगा। कॉइल जैसे जैसे नजदीक आएगा, यहां फ्लक्स डेंसिटी बढ़ जाएगी, कॉइल जैसे जैसे दूर होगा, फ्लक्स डेंसिटी कम होते जाएगी। तो फ्लक्स लिंकेज का वेरिएशन है। तो किसी एक को भी मूव कराएंगे, दोनों में से किसी एक को या दोनों को मूव कराएंगे, जैसे ही मूव कराएंगे वेरिएशन स्टार्ट हो जाएगा फ्लक्स लिंकेज में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वहां ईएमएफ इंड्यूस होगा। और वो कितना होगा, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज के बराबर होगा। तो सपोज दैट
ये कॉइल हमने बना दिया है, इसके पास n नंबर ऑफ टर्न्स है। स्टार्टिंग में मान लो फर्स्ट कंडीशन में, फर्स्ट केस में मान लो हम लोग इमेजिन कर लें कि phi1 फ्लक्स लिंक कर रहा है इस कॉइल के साथ, ठीक है। तो phi1 फ्लक्स लिंक कर रहा है, इसका मतलब फ्लक्स लिंकेज क्या होता है, तो जितने टर्न्स हैं, जाहिर है सारे टर्न्स के साथ फ्लक्स लिंक कर रहा है, तो जितने टर्न्स हैं इनटू दिस फ्लक्स, तो ये हो गया इनिशियल कंडीशन का, केस नंबर 1 का फ्लक्स लिंकेज। अगेन मान लो हमने किसी को मूव कराया और मूव कराने के कारण इस फ्लक्स में वेरिएशन आ गया। अब मान लो phi2 फ्लक्स लिंक कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स अब भी उतना ही है, तो अब हो गया n phi2, ठीक है, ये केस नंबर 2 में। और जैसे ही ये वेरिएशन हुआ और इस वेरिएशन होने में मान लो इमेजिन कर लो कोई टाइम t लगा हो, इस फ्लक्स के वेरिएशन होने में कोई टाइम t लगा हो, तो डेफिनेटली व्हाट द सेकंड लॉ ऑफ फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सेज कि यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ना वो कितना होगा, तो ये चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज के बराबर होगा। अब देख लो पहले चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज आ गया न्यूमरेटर में, तो चेंज इन फ्लक्स लिंकेज कितना है, n phi2 माइनस n phi1, और रेट निकालना है आपको, तो डिवाइडेड बाई टाइम। गॉट दैट? अब इसको हम लोग लिख सकते हैं n कॉमन लेके, ठीक है। और इसी को जब इस फॉर्मूला को हम लोग जनरलाइज कर देंगे कि किसी भी पॉइंट पार्टिकल के लिए ही नहीं, ये फॉर्मूला जनरलाइज किसी भी शेप के, किसी भी साइज के मटेरियल के लिए एप्लीकेबल हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए हमेशा हम लोग डेरिवेटिव का सहारा लेते हैं। तो इसको हम लोग डेरिवेटिव के तौर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम लोग इसको बहुत अच्छे से लिख सकते हैं n d∅dt। और पिछले बार मैंने आपको बताया था कि इसके साथ जानबूझ के एक माइनस साइन हम लोग लगा देते हैं, क्यों? यस, लेंज लॉ की वजह से, ठीक है। और लेंज लॉ में मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के वजह से इस कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, इस कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ये अपना करंट इस तरह से सेटअप करेगा। हमेशा ध्यान में रखना, अभी आपको दोनों चीजें बता चुके हैं कि स्टार्टिंग में सर ओवरस्टेड ने सबसे पहले प्रपोज किया, और उन्होंने क्या प्रपोज किया, उनकी थ्योरी क्या थी, उन्होंने क्या फील किया था, उन्होंने क्या विजुअलाइज किया था, तो उन्होंने देखा था कि जब भी किसी इलेक्ट्रिक करंट के जब भी किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट का हम लोग फ्लो कराएंगे, तो वहां उस कंडक्टर के सराउंडिंग स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिज्म है, ये सर ओवरस्टेड ने प्रपोज किया। और फाइनली अल्टीमेटली सर माइकल फैराडे ने इसका कन्वर्स फेनोमेनन को भी साबित कर दिया, शो कर दिया एक्सपेरिमेंटली कि ये भी होता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड के वजह से भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट कर सकते हैं। यानी दोनों चीजें हैं, करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसके चारों ओर, और मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से अगर हम लोग कराएंगे तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा और करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो देखो लेंज लॉ समझने के लिए इन दोनों चीजों को समझना जरूरी है। पहला फेनोमेनन सर ओवरस्टेड ने प्रपोज किया कि जब भी किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा, उस कंडक्टर के सराउंडिंग स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। सर माइकल फैराडे ने फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से प्रपोज किया कि मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम कराते हैं तो उस कंडक्टर के अंदर, उस कॉइल के अंदर, उस सर्किट के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, और जाहिर है ईएमएफ इंड्यूस हो गया और वो सर्किट क्लोज है तो वहां करंट का फ्लो होने लगेगा। यानी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म की वजह से इलेक्ट्रिसिटी, ये दोनों फेनोमेनन पॉसिबल है। ये दोनों चीजें हमने सीख लिया। अब यहीं से देखो होता क्या है कि जैसे ही इस वेरिएशन की वजह से, किसका वेरिएशन, फ्लक्स लिंकेज का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो जैसे ही फ्लक्स लिंकेज के वेरिएशन की वजह से, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज होने की वजह से एज पर फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इस कॉइल में, इस सर्किट में जैसे ही ईएमएफ इंड्यूस होगा, अब देखो ईएमएफ तो इंड्यूस हो गया, ठीक है, अब करंट का फ्लो होना नहीं होना कौन डिसाइड करेगा? हमेशा ध्यान में रखना कि अगर ये सर्किट ओपन भी होता, ध्यान में रखना, जैसे गैल्वेनोमीटर लगा के हमने सर्किट को क्लोज कर दिया, अगर मान लो यहां से सर्किट को हमने कट कर दिया, अगर ये सर्किट ओपन भी होता तो भी फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हिसाब से यहां ईएमएफ जरूर इंड्यूस होता, ठीक है। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि यहां रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज होने की वजह से ये सर्किट ओपन भी होता तो भी फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से इस कॉइल में ईएमएफ जरूर इंड्यूस होगा। लेकिन हाँ, सर्किट ओपन है तो इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस तो होगा लेकिन कोई करंट नहीं फ्लो होगा। तो करंट के फ्लो होने के लिए क्या होना चाहिए? सर्किट क्लोज होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज को दिमाग में आप लोग बैठा लीजिएगा कि सर्किट क्लोज रहे या ओपन रहे,
हर केस में अगर हम लोग वेरिएशन कराते हैं, अगर हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज कराते हैं, तो उस कॉइल में, उस सर्किट में, उस कंडक्टर में जरूर ईएमएफ इंड्यूस होगा एज पर फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चाहे वो क्लोज रहे सर्किट, चाहे ओपन रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हां, करंट सिर्फ और सिर्फ तभी फ्लो करेगा जब वो सर्किट कंप्लीट है। तो यहां देखो, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ईएमएफ तो इंड्यूस हो गया, और अगर सर्किट भी क्लोज है तो यहां करंट भी फ्लो होने लगेगा, और यहीं से लेंज लॉ का एक्शन स्टार्ट होगा। जैसे ही यहां ईएमएफ इंड्यूस हुआ ना, अब देखो करंट के फ्लो होने के लिए हमेशा दो डायरेक्शन पॉसिबल है एक कॉइल में। इस कॉइल को अगर हम लोग इधर से विजुअलाइज करें, ठीक है, ग्राफिक्स में आपको पढ़ाया गया होगा कि ये जो कॉइल है, अगर हम लोग इसको इधर से विजुअलाइज करें, कैसा दिखेगा, व्यू कैसा बनेगा इसका? यस, सर्कुलर बनेगा ना। तो सपोज दैट इधर से विजुअलाइज कर रहे हैं और ये सर्कल आपको दिख रहा है। अब जाहिर है किसी भी सर्कल में करंट के फ्लो होने के लिए दो डायरेक्शन पॉसिबल है, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अब करंट किस ओर फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? अब देखो, बहुत ध्यान से समझो सब लोग, बहुत ध्यान से समझिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहीं से लेंज लॉ की शुरुआत होती है। अब लेंज लॉ को समझ लो। पहले सबको ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म की वजह से इलेक्ट्रिसिटी, दोनों फिनोमिनन पॉसिबल है, ठीक है। अब आ जाओ, अगर हमने किसी को भी मूव कराया इन दोनों में से, या तो इसको मूव कराएं या तो इसको मूव कराएं या फिर दोनों को मूव कराएं, मतलब है फ्लक्स लिंकेज के वेरिएशन से, फ्लक्स लिंकेज के चेंज से, ठीक है। तो यहां फ्लक्स लिंकेज हो गया, फ्लक्स लिंकेज का वेरिएशन हो गया, फ्लक्स लिंकेज के वेरिएशन में जो कुछ टाइम लगा हो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज हो गया। अब आपको पता है कि जहां भी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज होगा, एज पर फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्या होगा इस कॉइल में? यस, ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस हो गया। अब सर्किट क्लोज है कि नहीं, तो मान लो यहां सर्किट क्लोज है, तो डेफिनेटली करंट का फ्लो होगा, करंट का फ्लो होगा, ठीक है। अब करंट का फ्लो के लिए पहले ही आपको बता दिए कि कॉइल है तो दो डायरेक्शन पॉसिबल है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। यहीं से लेंज लॉ का काम शुरू होता है। अब ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ ना, इसके वजह से जो करंट फ्लो होगा, लेंज लॉ के हिसाब से वो करंट इस तरह से फ्लो होगा कि इस करंट द्वारा नया जो प्रोड्यूस किया जाएगा मैग्नेटिज्म, जाहिर है आपको पता है कि जहां भी करंट होगा मैग्नेटिज्म आ जाएगा एक्शन में, ठीक है। तो इस करंट, अब जो करंट फ्लो होगा ना, जाहिर है करंट फ्लो हो रहा है इस कंडक्टर में, तो इसका अपना मैग्नेटिज्म क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो इस करंट को ऐसे फ्लो होना होगा लेंज लॉ के हिसाब से कि इस करंट के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ जो मैग्नेटिज्म होगा वो अपने होने के कारण को अपोज करे। ध्यान से समझना, इसके वेरिएशन के कारण, फ्लक्स लिंकेज के वेरिएशन के कारण ईएमएफ इंड्यूस हुआ। ईएमएफ इंड्यूस होने के बाद सर्किट क्लोज रहने के कारण इसमें कॉइल में करंट फ्लो करेगा, इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा। और आपको पता है कि जब भी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होगा उसका अपना मैग्नेटिज्म क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो लेंज लॉ के हिसाब से इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो करंट को इस तरह से फ्लो कराएगा कि करंट के द्वारा बनाया हुआ मैग्नेटिज्म अपने होने के कारण को अपोज करे। अब देखो, करंट के फ्लो होने का कारण क्या है? करंट के फ्लो होने का कारण क्या है? यहां पे ईएमएफ का इंड्यूस होना, यहां पे ईएमएफ का इंड्यूस होना। और ईएमएफ के इंड्यूस होने का कारण क्या है? ये वेरिएशन, फ्लक्स लिंकेज का वेरिएशन। तो अल्टीमेटली सपोज दैट, इमेजिन करो, अब देखो आ जाते हैं फिर से, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मान लो थोड़ी देर के लिए कि हम कॉइल को रेस्ट में रखे हैं। आपको पता है कि या तो इसको मूव कराएं या इसको मूव कराएं या दोनों को मूव कराएं, हर केस में फ्लक्स लिंकेज का वेरिएशन होगा, हर केस में ईएमएफ इंड्यूस होगा। लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर बनाने के लिए हम कंडीशन ले लेते हैं कि हम कॉइल को नहीं मूव कराएंगे, हम सिर्फ इसको मूव कराएंगे। इसमें भी दो डायरेक्शन पॉसिबल है, एक मैग्नेट को टुवर्ड्स द कॉइल मूव करें और एक मैग्नेट को अवे फ्रॉम द कॉइल मूव करें। उसमें भी चलो एक ही कंडीशन हम ले लेते हैं फिलहाल, पहला वाला, यानी इसको हम इधर लेके जा रहे हैं, मैग्नेट को टुवर्ड्स द कॉइल लेके जा रहे हैं। पहला केस ही हम सिर्फ कंसिडर करेंगे, इसी में आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। मैग्नेट को हम कॉइल की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है। मैग्नेट को हम कॉइल की तरफ लेके जा रहे हैं तो फ्लक्स लिंकेज में वेरिएशन हो रहा है इस कॉइल का, ठीक है। ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। अब अगर सर्किट भी क्लोज है तो करंट फ्लो करेगा, ठीक है। अब देखो, लेंज लॉ के हिसाब से क्या कहा जाता है कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ना, ये अपना करंट इस तरह से फ्लो कराएगा कि करंट के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ मैग्नेटिज्म अपने होने के कारण को अपोज करे। तो देखो, करंट के फ्लो होने का कारण क्या है? करंट के ईएमएफ इंड्यूस होना। ईएमएफ इंड्यूस होने का कारण क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज।
और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज क्यों हो रहा है? क्योंकि मैग्नेट को हम इस ओर लेके आ रहे हैं टुवर्ड्स द कॉइल। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज इस केस में क्यों हो रहा है? क्योंकि मैग्नेट को हम टुवर्ड्स द कॉइल लेके आ रहे हैं। तो अल्टीमेटली लेंज लॉ के हिसाब से किस चीज को अपोज करना होगा? अल्टीमेटली मैग्नेट का इधर मूव करना है कारण ना, तो अल्टीमेटली किसको अपोज करना होगा? मैग्नेट के इधर मूव करने को अपोज करना होगा। समझ में आ रहा है? ध्यान से समझो इसको, बहुत ध्यान समझो। करंट का होने का कारण यहां पे ईएमएफ इंड्यूस होना, ईएमएफ के इंड्यूस होने का कारण फ्लक्स लिंकेज का वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और यहां इस केस में, पहला केस में हम लोग वेरिएशन कैसे करा रहे हैं? तो मैग्नेट को इधर लेके जा रहे हैं तभी तो वेरिएशन हो रहा है। मैग्नेट को टुवर्ड्स द कॉइल लेके जा रहे हैं तभी तो वेरिएशन हो रहा है। तो अल्टीमेटली किसको अपोज करना होगा? इस मैग्नेट का कॉइल की तरफ आना, इसको अपोज करना होगा। समझ में आ रहा है? यानी मैग्नेट का इधर मूवमेंट, टुवर्ड्स द कॉइल मूवमेंट को अपोज करना है। अब कैसे करेगा ये कॉइल अपोज? इसके पास हाथ तो है नहीं कि रोक देगा उसको जाके। मैग्नेट अगर इधर आना चाह रहा है, मान लो हम ही ला रहे हैं इसको, हम यहां गए और अपने हाथ से फोर्स लगा के इधर ले जाना चाहे, हम इसको फोर्स लगा के मैग्नेट को कॉइल की तरफ ले जा रहे हैं, इसको अपोज करना है कॉइल को। तो कैसे अपोज करेगा? इसके पास हाथ तो नहीं है, कैसे आके रोक देगा? कैसे अपोज करेगा? यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि ये फोर्स ऑफ अपोजिशन लगाएगा ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के किसी ना किसी फेनोमेनन को यूज करके ही फोर्स ऑफ अपोजिशन लगाएगा। अब देखो यहां इसको क्या करना होगा? अगर ये कॉइल अपना मैग्नेटिज्म इस तरह से बना दे कि ये खुद का नॉर्थ पोल इधर क्रिएट कर दे, कॉइल इसका नॉर्थ पोल, मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर है, ये कॉइल अपना मैग्नेटिज्म इधर से बनाए कि कॉइल के मैग्नेटिज्म का नॉर्थ पोल इधर क्रिएट हो जाए, इस कॉइल का बना हुआ नॉर्थ पोल इधर क्रिएट हो जाए, तो नॉर्थ नॉर्थ रिपल्सन, हम मैग्नेट को इधर ले जाना चाह रहे हैं और इस कॉइल का, हमारे मैग्नेट का नॉर्थ इधर है, इस कॉइल का नॉर्थ इधर है, नॉर्थ नॉर्थ रिपल्सन इस कॉइल को इधर ले जाने को रोकेगा ये फोर्स लगा के, नॉर्थ नॉर्थ रिपल्सन के वजह से। समझ में आया? तो अब क्या करना है? लेंज लॉ के हिसाब से इसे अपने होने के कारण को अपोज करना है। तो जाहिर है ये कॉइल अपना नॉर्थ पोल अगर इधर बना दे, तो हम मैग्नेट को इधर ले जाना चाहेंगे, मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में है और इस कॉइल का नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में है, नॉर्थ नॉर्थ रिपल्सन के वजह से एक फोर्स लगेगा और इसके इधर आने को ये कॉइल अपोज करेगा। यानी हर हाल में इसको नॉर्थ पोल अपना बनाना पड़ेगा। अब देखो नॉर्थ पोल कैसे बनाएगा ये? तो राइट हैंड कर्ल रूल को हमेशा ध्यान में रखिए। राइट हैंड कर्ल रूल, यहां हम लोग क्या करते हैं, ये थंब को ऐसे लेते हैं और फिंगर को ऐसे कर्ल कर लेते हैं। राइट हैंड का हमेशा ध्यान में रखना है, दिस इज राइट हैंड कर्ल रूल। यानी अगर कोई भी कॉइल है, मान लो ये कॉइल है, ठीक है, कॉइल में दो पॉसिबल डायरेक्शन है करंट के फ्लो होने का, या तो ये क्लॉकवाइज फ्लो कर सकता है या एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें करना है राइट हैंड कर्ल रूल को अपनाना है। अपने राइट हैंड के फिंगर्स को हम करंट के डायरेक्शन में रखेंगे और जिधर थंब होगा उधर नॉर्थ पोल बन जाएगा। तो यहां देखो, यहां फिंगर करंट के डायरेक्शन में, तो हमारा थंब किधर जा रहा है? थंब किधर जा रहा है? अंदर की तरफ ना। थंब हमारा इस प्लेन, इस बोर्ड के प्लेन में अंदर की तरफ जा रहा है, यानी कह सकते हैं ना क्रॉस हो रहा है, मतलब नॉर्थ पोल अंदर की तरफ इसमें जाता हुआ बन रहा है। अगर यही इसी तरह के सर्कल में अगर मान लो एंटी क्लॉकवाइज करंट का फ्लो हो रहा है, तो राइट हैंड कर्ल रूल कैसे यूज करेंगे? अगेन करंट के डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को रखेंगे, करंट के डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को। यहां देखो हमारा थंब किधर जा रहा है? आउटवर्ड, यानी इसके सेंटर में डॉट बन गया। यानी इस केस में नॉर्थ पोल बाहर निकल रहा है, इस बोर्ड के प्लेन से बाहर निकल रहा है नॉर्थ पोल, और इस केस में नॉर्थ पोल इस बोर्ड के प्लेन के अंदर की तरफ जा रहा है। गॉट दैट? तो अब देखो इस कॉइल में नॉर्थ बनने के लिए क्या होना होगा? इधर से विजुअलाइज करें तो क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, इधर से विजुअलाइज कर रहे हैं तो नॉर्थ बनने के लिए क्या होना होगा? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? नहीं, क्लॉकवाइज है। ध्यान से देखो, इधर से विजुअलाइज कर रहे हैं, इधर से नॉर्थ बनना है, इधर क्या हो रहा है? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। गॉट दैट? तो इस तरह से लेंज लॉ यहां एक्शन में आएगा और अपने होने के कारण को अपोज करेगा। गॉट दैट?
तो लेंज लॉ हम लोग क्या समझ सकते हैं कि जैसे ही किसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हुआ ना, ठीक है, वहां वो कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा और वो ईएमएफ इस अपने सर्किट में करंट को इस तरह से फ्लो कराएगा कि करंट के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ मैग्नेटिज्म अपने होने के कारण को अपोज करे। तो करंट के होने का कारण ईएमएफ का इंड्यूस होना, ईएमएफ के इंड्यूस होने का कारण रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज में इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि इसका टुवार्ड्स आने का मतलब इसको अपोज करने के लिए यहां पे नॉर्थ अगर ये क्रिएट कर देगा तो मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट का नॉर्थ और इस कॉइल का नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेगा, तो यहां इस तरह से करंट को फ्लो होना होगा। गॉट दैट? दिख गया कैसे लेंज लॉ काम करता है? ठीक है, इसी का दूसरा केस भी देख लो। हम लोगों ने देखा था ना कि एक बार फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने क्या देखा था कि एक बार कॉइल को इधर लाएंगे तो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा और पॉइंटर एक तरफ मूव करेगा, कॉइल को अवे ले जाएंगे तो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, पॉइंटर उसके दूसरी तरफ मूव करेगा, यानी अब इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी बदल गई। अब देखो लेंज लॉ वहां भी काम करेगा। अगर मान लो इसको हम अवे ले जा रहे हैं, तो भी फ्लक्स लिंकेज का वेरिएशन आ रहा है। शुरू में हो सकता है ज्यादा फ्लक्स कनेक्टेड होगा, अवे ले जा रहे हैं तो कम फ्लक्स कनेक्टेड होगा। अगर मान लो इसको हम अवे ले जा रहे हैं, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट को कॉइल से दूर ले जा रहे हैं, अब भी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा ना, एज पर फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, अब लेंज लॉ के हिसाब से इसको करंट को किस तरह से फ्लो कराना होगा? यस, अब इसको साउथ पोल बना देना होगा, इधर इस नॉर्थ के बजाय अब इसको साउथ पोल बना देना होगा। नतीजा होगा इसका नॉर्थ इसका साउथ अट्रैक्ट होने लगेगा, तो हम इसको इधर ले जाना चाह रहे हैं और अट्रैक्ट होके ये नहीं ले जाने देगा इधर। गॉट दैट? तो इस हमारे फोर्स को अपोज कर रहा है, हम इसको अवे ले जाना चाह रहे हैं और यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा, हमको अवे नहीं ले जाने देगा, यानी लेंज लॉ के हिसाब से ये अपने होने के कारण को अपोज करेगा। यानी अब करंट को कैसे फ्लो करना होगा? तो पहले एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा था, अब क्लॉकवाइज फ्लो होगा, तो नॉर्थ इधर की तरफ बन जाएगा, नॉर्थ इधर बनेगा तो अपने आप दूसरी तरफ साउथ बन जाएगा, और ये नॉर्थ साउथ का अट्रैक्शन इसको अवे नहीं जाने देगा। हम इसको अवे ले जाना चाह रहे हैं जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, लेकिन लेंज लॉ के हिसाब से यहाँ साउथ बन के इसको अवे नहीं ले जाने देना चाहेगा। अगेन लेंज लॉ इज अप्लाइड ओवर हियर। ठीक है, तो अब लिख लीजिए लेंज लॉ को। लेंज लॉ मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है, तो अब लिख लीजिए, लेंज में एपस्ट्रॉफी एस लगा लीजिए, लेंज लॉ। साइंटिस्ट थे सर लेंज भी, उनके नाम पे है, तो लेंज में एपस्ट्रॉफी एस, लेंज लॉ। ठीक है, लिख लीजिए, दिस लॉ वाज फॉर्मुलेटेड बाय सर लेंज in 1835, sorry 1835। और फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कब आया था? कब प्रपोज हुआ था? यस, तो लेंज लॉ आया 1835 में और फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 1831 में। ठीक है, फुल स्टॉप दे दीजिए। अब एक लाइन छोड़ के लिखिए, लेंज लॉ है क्या ये हम लोग जानेंगे। एक लाइन छोड़ के लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए दिस लॉ स्टेट्स, कॉमा दे के लिखिए इन इफेक्ट, इन इफेक्ट के बाद फिर कॉमा दीजिए, दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली इंड्यूस्ड करंट ऑलवेज फ्लोज इन सच अ डायरेक्शन द एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेट अप ACT set up by it tends to oppose the very cause which has produced it। ठीक है, यानी कहीं भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली इंड्यूस्ड करंट होगा, जाहिर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली इंड्यूस्ड करंट कहाँ से आया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से। तो कहीं भी अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है तो वो ईएमएफ उस सर्किट में करंट को इस तरह से फ्लो कराएगा कि वो करंट अपना मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से सेट करेगा कि वो अपने होने के कारण को अपोज करे। जाहिर है यहाँ हमने देखा पहले केस में जब मैग्नेट को हम लोग इधर ले जा रहे थे तो यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ एज पर फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये ईएमएफ इस सर्किट में करंट को इस तरह से फ्लो कराएगा
कि इसका अपना प्रोड्यूस किया हुआ मैग्नेटिज्म अपने होने के कारण को अपोज करे। तो यहाँ हमने देखा था कि करंट के फ्लो होने का कारण रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, और पहले केस में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज कैसे हो रहा था, तो हम मैग्नेट को टुवर्ड्स द कॉइल ले जा रहे थे। यानी अल्टीमेट रीजन, इन सारे चीजों के होने का अल्टीमेट रीजन क्या था, मैग्नेट का इधर जाना। अब कॉइल को लेंज लॉ के हिसाब से क्या करना होगा, मैग्नेट के इधर जाने को अपोज करना होगा। तो हम ताकत लगा रहे हैं इस मैग्नेट पर कॉइल की तरफ ले जाने के लिए। मेरे खिलाफ अगर कोई ताकत लगती है तो जाहिर है वही अपोजिशन होगा। तो मेरे खिलाफ ताकत कैसे लग रहा है, तो ये कॉइल अगर अपना नॉर्थ पोल बना दे तो मेरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल और इस कॉइल का नॉर्थ पोल दोनों रिपेल करने लगेगा। यानी हम टुवर्ड्स द कॉइल फोर्स लगा रहे हैं और कॉइल ने अवे फ्रॉम द कॉइल फोर्स लगा दिया, और इस तरह फोर्स ऑफ अपोजिशन क्रिएट हो रहा है। दूसरे केस में भी हमने देखा, दूसरे केस में जब हम फोर्स लगा के इस मैग्नेट को अवे ले जा रहे हैं, ठीक है, तो सारी चीजें होने का कारण इस मैग्नेट का दूर जाना है। अब ये कॉइल कैसे अपोज करेगा, तो ये अपना करंट इस तरह से फ्लो कराएगा कि अगर यहाँ साउथ पोल क्रिएट हो जाता तो हम अवे ले जा रहे हैं, और नॉर्थ साउथ का अट्रैक्शन कॉइल के द्वारा लगाया हुआ इसको अवे नहीं जाने देगा, क्योंकि अब फोर्स ये इधर खींच रहा है। ठीक है, तो यहां भी हमारा अपोजिशन दिख गया लेंज लॉ के हिसाब से। हर वक्त लेंज लॉ एक्शन में आएगा। अगर हम कॉइल को इधर ले जाना चाहें तो उसको अपोज करने लगेगा, अगर हम कॉइल को दूर ले जाना चाहें तो उसको भी अपोज करने लगेगा। हर वक्त हर समय लेंज लॉ एक्शन में रहेगा। गॉट दैट? ठीक है, तो अब लेंज लॉ बताने में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब कोई कहे तो लेंज लॉ बहुत आसानी से आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो, चाहे तो ऑफिशियल वर्ड्स के थ्रू या अपनी भाषा में भी समझाना अब आपके लिए पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, अब दूसरा उसी में लेंज लॉ में आगे लिख लीजिए, एक लाइन छोड़ के इस तरह इंप्लाइज का साइन देके इसमें लिख लीजिए द मैकेनिकल एनर्जी स्पेंट इन ओवरकमिंग द रिपल्सिव फोर्स, द मैकेनिकल एनर्जी स्पेंट इन, स्पेंड का पार्ट पार्टिसिपल स्पेंट, पास्ट पार्टिसिपल SP SPENT, स्पेंड का पास्ट पार्टिसिपल स्पेंट। द मैकेनिकल एनर्जी स्पेंट इन ओवरकमिंग द रिपल्सिव फोर्स इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी which appears in the coil। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि कहीं भी एनर्जी का कन्वर्शन अगर होगा तो कब होगा, क्या कंडीशन था उसके लिए, आपको मैंने पहले ही बताया ना। देखो ये कन्वर्शन ऑफ एनर्जी है, यानी एनर्जी का रूपांतरण एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। लेकिन उसके पहले एक और चीज हम लोग डिस्कस किए थे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में आपको पता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। और एनर्जी का चेंज एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हमेशा हम लोग होते हुए देखते हैं। अभी आपके रूम में बल्ब जल रहा होगा तो वहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में कन्वर्शन हो रहा है। ठीक है, हम लोग जो यहाँ बोल रहे हैं इस मशीन और इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू आप तक पहुंच रहा है, तो कहीं ना कहीं साउंड एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर और वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का साउंड एनर्जी में ट्रांसफर हो रहा है। तो ये लगातार एनर्जी कन्वर्शन होता रहता है, क्योंकि आपको पता है कि यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट है। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो है, साथ साथ हमें यह भी पता है कि एनर्जी का कन्वर्शन, अब हमेशा ध्यान में रखना, कंजर्वेशन अलग चीज है, कन्वर्शन अलग है। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना एनर्जी का, ये लगातार चलता रहता है। लेकिन आपको बताए थे कंडीशन कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी का कन्वर्शन तभी होगा जब, बताए थे आप लोगों को, एक कंडीशन था उसमें, यस, एक अपोजिंग नेचर का फोर्स वहां होगा, तभी और तभी, सिर्फ तभी एनर्जी का कन्वर्शन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में होगा। इस स्टेटमेंट का बहुत ज़्यादा उपयोग होगा जब इलेक्ट्रिकल मोटर वाला टॉपिक आपको बताएंगे, या चाहो तो यूट्यूब पे इलेक्ट्रिकल मोटर वाला टॉपिक है, लेक्चर नंबर DCMT के लेक्चर नंबर 22 या 23 नंबर पे होगा, जहां इलेक्ट्रिकल मोटर स्टार्ट किए हैं, वहां पे बताए हैं बहुत डिटेल से कि कैसे कन्वर्शन इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ एग्जाम्पल देके भी बताए थे कि जैसे जाड़े के दिनों में क्या होता है, हमें ठंड लगती है, हम लोग क्या करते हैं, हाथ रगड़ने लगते हैं, और होता क्या है, वहाँ हीट जनरेट होता है, हमें कंफर्टेबल लगता है। लेकिन आपने सोचा है कभी कि अगर आपके हाथ फ्रिक्शनलेस रहते ना,
अगर आपके हाथ फ्रिक्शनलेस होते, जीरो फ्रिक्शन होता इन दोनों के बीच में, तो हम लाख हाथ रगड़ते रह जाते, कभी भी हमें हीट नहीं मिलता। यानी हमारे शरीर के द्वारा लगाई गई मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्शन कभी भी हीट एनर्जी में नहीं होता अगर ये सरफेस फ्रिक्शनलेस होता। ठीक है, तो यहां फ्रिक्शन ही अपोजिंग फोर्स का काम कर रहा है, और तभी सिर्फ तभी एनर्जी का कन्वर्शन पॉसिबल है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। अब ये होता क्या है, तो देखो होता क्या है, जैसे हम हाथ रगड़ रहे हैं, अगर इसको हम डिटेल से देखें, ठीक है, तो एक हाथ मैंने यहां रखा, सपोज दैट ये स्थिर है, और दूसरे हाथ को रगड़ के इधर ले जा रहे हैं। होता क्या है कि जैसे ही हम अब हाथ को रगड़ इधर ले जा रहे हैं, एक हाथ को स्थिर रखा है हमने, और ये राइट हैंड को इस पर से रगड़ के ले जा रहे हैं, यानी अपनी मस्कुलर एनर्जी को हम लगा रहे हैं किधर मोशन के लिए, तो इस तरफ, आपके तरफ से दिख रहा है, लेफ्ट से राइट ले जाने की कोशिश कर रहे हैं इस हाथ को, लेफ्ट से राइट। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ये हाथ स्थिर है और अपने राइट हैंड को हम इधर से अपने मस्कुलर एनर्जी को लगा के लेफ्ट टू राइट, आपको दिख रहा है, तो लेफ्ट से राइट की तरफ ले जा रहे हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, किस डायरेक्शन में, इधर लगेगा ना, ठीक है, ये एग्जैक्टली हम लेफ्ट टू राइट ताकत लगा रहे हैं ऐसे, तो फ्रिक्शन इसके अपोजिट लगेगा। ठीक है, और इस फ्रिक्शन के फोर्स को ओवरकम अगर हमने कर दिया, हमेशा ध्यान में रखना, देखो दो केस पॉसिबल है, जैसे मैंने यहां हाथ रखा, ठीक है, ये वाला हाथ मेरा स्टैटिक है, इसके ऊपर से हम इस हाथ को रब करके ले जा रहे हैं, यानी हम अपना दूसरे हैंड का मोशन इधर करा रहे हैं, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, इसके अपोजिट में। अगर एक केस, पहला केस ले लो कि मेरे मसल्स के द्वारा लगाया गया ताकत, जिसके वजह से हम अपने राइट हैंड को लेफ्ट टू राइट ले जाना चाह रहे हैं इस डायरेक्शन में, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, अगर दोनों फोर्स बराबर है तो मेरा हाथ मूव करेगा क्या, नहीं ना, लेकिन मेरा हाथ मूव कर रहा है, जाहिर है मेरे द्वारा लगाया गया फोर्स इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा है ना, यानी मेरे द्वारा लगाया गया फोर्स अगर मान लो F1 है और फ्रिक्शन के द्वारा लगाया गया फोर्स मान लो F2 है, तो डेफिनेटली अगर मेरा हाथ मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में, तो इसमें हम लोग डेफिनेटली कह सकते हैं कि हियर F1 इज ग्रेटर देन F2, कह सकते हैं। अगर दोनों बराबर होता तो मेरा हाथ नहीं मूव करता, यानी हम हाथ को मूव करा रहे हैं, तो मैंने इस फोर्स को ओवरकम कर लिया, यानी मेरे द्वारा लगाया गया फोर्स अब दो पार्ट में है। F1 जो मैंने लगाया ना, F1 का दो पार्ट है, एक जिसने इसके असर को खत्म किया, यानी मेरे द्वारा लगाया गया फोर्स में से एक पार्ट निकलेगा F2, ठीक है, जो एग्जैक्टली इसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी मेरे द्वारा लगाया गया फोर्स का एक पार्ट ने इसको ओवरकम कर दिया। कैसे, तो इसके खिलाफ लग के एग्जैक्टली उतने ही मैग्नीट्यूड का उसने इसके असर को खत्म कर दिया, और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है ना, वो मेरे हाथ को इधर ले जा रहा है। गॉट दैट? तो मैंने जो फोर्स लगाया उससे मैंने फ्रिक्शन के असर को यानी अपोजिंग फोर्स को ओवरकम किया, और इस अपोजिंग फोर्स को ओवरकम करने में जितना मैंने फोर्स लगाया, जितनी एनर्जी लगाई, उतना ही कन्वर्शन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में होगा। यानी मेरे लगाए गए फोर्स में से, उससे जुड़ी हुई एनर्जी में से F2 के बराबर जो पोर्शन निकला, उतना ही पोर्शन का कन्वर्शन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में होगा। यानी मैंने लगाया फोर्स F1, लेकिन इसमें से सिर्फ F2 पोर्शन ही हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा, बाकी बचा फोर्स इस हाथ को मूव करा रहा है। गॉट दैट? ठीक है, तो यही आपके अभी के डेफिनेशन में है। इस डेफिनेशन का सबसे ज्यादा यूज होगा जब आपको इलेक्ट्रिकल मोटर पढ़ाएंगे। चाहो तो अभी यूट्यूब पे डीसी मशीन एंड ट्रांसफार्मर्स का जो मोटर वाला सेक्शन स्टार्ट किए हैं, लेक्चर नंबर 22 या 23 में किसी में होगा, वहां देखो तो और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी आपका ये प्राइमरी स्टेज है, तो मेरे ख्याल से लेंज लॉ समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है, तो आज का क्लास रहने देते हैं इतना ही। अगला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग क्लास मिस मत करिएगा।
वहाँ सिंपल लूप जनरेटर पे हम लोग आएंगे, जनरेटर प्रिंसिपल पे आएंगे, जनरेटर के बेसिक्स को हम लोग देखेंगे और वहाँ से सारी अंडरस्टैंडिंग आपकी शुरू हो जाएगी कि कैसे सिंपल लूप जनरेटर होता है, कैसे सिंपल लूप जनरेटर में फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हिसाब से उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है। और वहाँ हम लोग देखेंगे कि भले ही हम लोग डीसी मशीन पढ़ रहे हैं, भले ही हम लोग डीसी जनरेटर पढ़ रहे हैं, लेकिन उस डीसी जनरेटर के कॉइल में भी एसी ही जनरेट हो रहा है, उस डीसी जनरेटर के आर्मेचर में भी एसी ही जनरेट हो रहा है। तो आज से आपको दिमाग में बैठा लेना है कि दुनिया का कोई भी जनरेटर हो, चाहे वो डीसी जनरेटर हो या एसी जनरेटर हो, उसके आर्मेचर के अंदर, उसके कॉइल के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ना, एज पर फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो एसी ही होगा, अल्टरनेटिंग साइनसोइडल ही होगा। ठीक है, चाहे एसी जनरेटर हो या डीसी जनरेटर हो, दुनिया का कोई भी जनरेटर हो, उसके कॉइल में जनरेट एसी ही होगा। हाँ, अंतर यह है कि उसको डीसी कैसे बनाते हैं, तो उस अल्टरनेटिंग साइनसोइडल करंट को, उस बाई डायरेक्शनल करंट को, उस बाई डायरेक्शनल वोल्टेज को यूनि डायरेक्शनल में हम लोग कन्वर्ट करते हैं रेक्टिफिकेशन एक्शन से। और ये रेक्टिफिकेशन के लिए हम लोग स्पेशल मैकेनिकल डिवाइस बनाते हैं, उसका नाम हम लोग कम्यूटेटर देते हैं। देखेंगे सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे कि कम्यूटेटर क्या है, आर्मेचर क्या है, सिंपल लूप जनरेटर क्या है, एक्चुअल जनरेटर क्या है, जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है, इन सारी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।